नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और इस कड़ी में पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को और विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम ने उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी जयंती के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्वाओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वे संपूर्ण मानवता के प्रेरक स्रोत बने हुए हैं। हाथरस कांड को लेकर गुरुवार को बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस के लिए रवाना हुए, लेकिन ग्रेटर नोएडा से आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें वहीं पर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। राहुल ने ट्वीट पर लिखा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अफसरों को तलब किया है। अदालत ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने खुद संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। अदालत ने इस घटना पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें अगली सुनवाई पर तलब किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बजे चुनावी बिगुल के बीच हाथरस में दलित युवती से बर्बरता के मामले में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने ही योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को योगी सरकार के लिए शर्मनाक बताया है। पार्टी ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या देश में दलितों, वंचितों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्याय के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि दलितों, वंचितों की रक्षा किसी सरकार का
पहला दायित्व है। हाथरस में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। एक दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात किसी राज्य सरकार के लिए क्या होगी। ये यूपी सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। क्या इस देश में दलितों और वंचितों को न्याय बिना दिल्ली के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। त्यागी ने कहा, हाथरस की घटना ने निर्भया कांड को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद में एक 8 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि उसे गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। घटना फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी इलाके की है। बुधवार की देर रात बच्ची के माता पिता अलग सो रहे थे। बच्ची अपनी छोटी बहन और भाइयों के साथ अलग सो रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उनका पड़ोसी बच्ची पर टूट पड़ा। उसने बच्ची का मुंह बंद कर दिया और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित बच्ची रोने चीखने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर उसकी 4 साल की छोटी बहन जाग गई। उसने अपनी मां को जगाया और बताया कि बहन रो रही है। जब मां पीड़ित बच्ची के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अंदाजा हो गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। फौरन परिजन अपनी बच्ची को लेकर फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन इसी बीच बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया। रात को हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल फरीदाबाद से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 8 साल की बच्ची रेप की विक्टिम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके परिवारजन उसको हॉस्पिटल में लेकर आए। सूचना मिलने पर 10 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल में इलाका एसीपी और एसएचओ दोनों पहुंच गए थे। साथ में लेडी सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गई थी। बच्ची का मेडिकल सबसे पहले कराया गया। उसको चिकित्सक जो सुविधा थी वो उपलब्ध कराई गई। रात को फिर बच्ची को सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया। बच्ची की हालत अभी स्टेबल है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इंजरी उनको जो है उसका इलाज जो अमल में लाया जा सकता है वो प्रशासन के साथ मिलकर उनके सहयोग से जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराई जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ गई है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बर्बरता की हैवानियत जो है फरीदाबाद में देखी गई, उसको लेकर क्या संज्ञान लिया गया है, पुलिस की क्या कार्रवाई है और बच्ची की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? जी सलोनी, जैसे ही पुलिस बात की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एसीपी धारणा यादव रात को ही अपनी टीम के साथ पहुंची और पूरे नाकों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया और मात्र आधे घंटे में जो पुलिस ने दबोच लिया उक्त आरोपी को। और बच्ची की हालत की बात बताएं तो पहले काफी क्रिटिकल पोजीशन थी, लेकिन फिलहाल जो है बच्ची की हालत स्थिर है। पुलिस जो है लगातार जांच में जुट गई है, पूछताछ जारी है और पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो पीड़िता के परिजन है, पीड़ित बच्ची के जो माँ बाप है, वो मांग कर रहे हैं, साथ ही फरीदाबाद के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि फरीदाबाद में इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। तो ऐसे में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ जो ये विभत्स घटना हुई है, इसे लेकर जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनके सामने एक नजीर पेश हो, इस तरह की उन्हें सजा दी जाए ताकि कोई और इस तरह की हरकत करने का साहस ना जुटा सके। तो इसके लिए लगातार मांग की जा रही है। समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं कि प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यदि संभव हो तो फांसी की सजा दी जाए। तो पुलिस भी इस मामले में जो पीड़ित के परिजन हैं, उन पीड़िता के उनके साथ खड़ी हुई है और लोगों की सोच में देखिए सलोनी जो ये परिवर्तन आ रहा है इस तरह, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो सहयोगी होते हैं, पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार
फरीदाबाद में जो 376 के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसमें ये एक बड़ी बात सामने आई है कि मिलने जुलने वाले लोग या जो जानकार हैं वही जो है आरोपी साबित होते हैं। तो एक सोच को बदलने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और साथ साथ जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों में शुरू से ही, खासकर बेटों में, संस्कार ये पैदा करें कि इस तरह की मानसिकता उनके अंदर विकसित ही ना हो। तो इसके लिए भी जो प्रशासन है उन्होंने एक काउंसलिंग सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है ताकि लोगों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि जो बच्ची, युवती, जो भी महिला इस कुकृत्य का शिकार होती है उसकी जिंदगी किस तरह से तबाह हो जाती है, उसके परिजनों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं कुछ तक सके। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हाथरस की युवती के साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या से जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाथरस की बेटी से मिलने जाते वक्त पुलिस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को रास्ते में रोक दिया था, जिससे नाराज होकर जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बांदा शहर के स्टनन तिराहे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजेश दीक्षित ने कहा कि आज इस सरकार में जब हमारी बहन बेटी घर से जाती है तो वो सुरक्षित नहीं है। जब मृतका के परिजन से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे तो योगी सरकार की पुलिस ने उनको रास्ते में रोककर उनसे बदसलूकी की, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने शहर के स्टनन तिराहे में योगी जी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर योगी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कितनी टाइम घर से निकल कर जाती हैं, वापस आती हैं कि नहीं आती हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हाथरस में इतनी दुर्दांत हमारे जो है बालिका के साथ, जो दलित बेटी है उसके साथ इतनी हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया था मनीषा वाल्मीकि के साथ में। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जा रही थी परिवार से मिलने, संवेदना व्यक्त करने। तो इस योगी सरकार के पुलिस वालों ने उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ गंदगी पूर्वक हरकत की है। हम इसकी निंदा करते हैं। आज हमने योगी का पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महोबा के चरखारी कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम को उसी के सौतेले पिता जावेद ने चंद पैसों के लिए बेच दिया। दरअसल बबली और उसका पति पीरू अपनी बेटी पिंकी के घर बच्ची से मिलने गए थे, मगर वहां बच्ची से मिलना तो दूर, उल्टा दामाद जावेद ने मारपीट कर उन्हें भगा दिया। इस बात का शक होने पर बच्ची की नानी ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि बच्ची को कानपुर के किसी निवासी के हाथों बेच दिया गया है, जिसके बाद बच्ची की नानी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दी, लेकिन उसकी बात तक नहीं सुनी गई। बच्ची की तलाश के लिए नानी ने गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम से मदद की गुहार लगाते हुए 2 दर्जन महिलाओं के साथ कोतवाली जा पहुंचे, जहां पर गुलाबी गैंग की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की मांग की। पुलिस के ने पिता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी नातिन के साथ में हमको मालूम नहीं है, लोगों ने बेच दिया, क्या किया ये हमें मालूम नहीं। महल्ले वालों से मालूम चला, यहाँ थाने में आए तो यहाँ कोई सुनाई नहीं थी। फिर हमने गुलाबी गैंग का सहारा लिया। महल्ले वालों से क्या मालूम पड़ा? महल्ले वालों से ये मालूम चला कि लड़की को बेच दिया। एक 11 महीने की लड़की है, मासूम लड़की है, इनको बताया भी नहीं है। और हम लोग गए उधर पूछने तो हमारे पति को और हमको मार के भगाया है। और जावेद ने मारा, हमारे दामाद ने और हमारे समधी ने, लड्डन ने। बच्चियों को बेचे, सौतेले बाप है क्या है? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमृतसर में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और हाथापाई में कांग्रेस समर्थक घायल हुए हैं। दरअसल बीजेपी के तरुण चुग महामंत्री बनने के बाद अमृतसर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ दुर्गायाना मंदिर जा रहे थे कि रास्ते में कांग्रेसी समर्थक खड़े थे, जिसके बाद दोनों के बीच में पहले बहस हुई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेसी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें कांग्रेसी समर्थक के सर पर चोट लगी है, जिसे अमृतसर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपना नाम दस। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ 7-8 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਵਾ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस आंदोलित है। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा से हाथरस जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गौतम बुद्ध नगर बॉर्डर पर रोक दिया। राहुल गांधी ने जबरदस्ती की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उधर इसी तरह पुलिस से धक्का मुक्की के दौरान गिर गए। राहुल गांधी ने मामले में पुलिस पर गिराने का आरोप लगाया है। वहीं उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसी तस्वीर को लेकर बीजेपी के गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। साथ ही उन्होंने तंज भी कसा है। रवि किशन ने लिखा है कि इस सदी की सबसे बुरी एक्टिंग गिरने की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जल्द ही आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर को जोड़ सकती है। सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई को एम्स ने विरसा रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाने जा रही है। खबर है कि इस पूरे मामले में सीबीआई सुशांत के मैनेजर
सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को सरकारी गवाह बना सकती है। बता दें कि एम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि सुशांत के विसरा में किसी तरह के जहर का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि एम्स की रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य हैं जो ये भी संकेत दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या साधारण खुदकुशी नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गले का लिगेचर मार्क सामान्य खुदकुशी की तरह नहीं है। एम्स की रिपोर्ट में कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सीबीआई 302 की धारा लगाने जा रही है, क्या जानकारी मिल पाई है? अजीत सलोनी, बिल्कुल सही कहना है। जिस तरीके से सीबीआई के हाथ में अब मेडिकल रिपोर्ट आई और जिस रिपोर्ट में जिस तरीके से साफ हुआ कि कोई जहर नहीं था उनके बॉडी के अंदर। दूसरी बात, जो उन्होंने रिपोर्ट में एक बड़ा टिक मार्क दिया था सीबीआई के लिए गले के निशान को लेकर के, उस पर अब कह सकते हैं कि सीबीआई के दूसरे राउंड की जांच बहुत जल्द शुरू हो सकती है और इसमें 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर, जिस तरीके से पहले पटना में मुकदमा दर्ज किया गया था, नामदर्ज मुकदमा, उसी तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई इसमें नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि जो सबूत, जो दस्तावेज लगे हैं, चाहे सीबीआई के जो फॉरेंसिक टीम की तरफ से थी, तो ऐसे तमाम सबूत या दस्तावेज लगे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में 302 के तहत जो है कि पूरी जांच आगे बढ़ सकती है। जी, वहीं दूसरी और ये जानकारी भी मिल पाई है कि सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी और कुक्स को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। क्या ये जानकारी के बारे में क्या पता चला है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि सीबीआई की तरफ से या फिर किसी जिम्मेदार की तरफ से नहीं किया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से इस केस में जांच चल रही है, उसमें एक दो ऐसे लोग हैं जो शुरुआती से शक के दायरे में थे। बिल्कुल मुरारी सिंह, अब यहाँ ये देखना होगा कि सीबीआई किस तरीके से जांच आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे केरन और माछिल सेक्टर में गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान ने फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य भारी भरकम हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग और गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान में पुष्टि की गई थी कि कुपवाड़ा में नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन में 2 सैनिक शहीद हो गए जबकि 4 अन्य घायल हो गए। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अगवा किए बच्चे को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक राह चलती अज्ञात महिला 2 महीने के बच्चे के पास बैठ गई। इसी बीच बच्चे की मां जब कंघी रखने घर के अंदर गई तो इतने में काले कपड़े पहने बाहर बैठी महिला बच्चे को उठाकर फरार हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बच्चे समेत आरोपियों को काबू कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद अब राज्यों ने भी अपनी गाइडलाइन जारी करना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति पहले के मुकाबले काफी सुधरी है। उन्होंने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि आगे आने वाले त्योहारों को देखते हुए राज्य में कई तरह की छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ रविवार को लगाए जा रहे लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।